हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम पेपर 4A बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हम चैप्टर 4 कवर करेंगे, यानी कि जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम कवर करेंगे। साथ के साथ हमारा जो ये पेपर का पैटर्न होता है, इसके अंदर हमारी 2 यूनिट होती हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटली आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करके आने हैं। तो इसके लिए हम जो है अब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एज एसेंशियल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी कि बोलना और सुनना हमारे क्या है कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, यानी कि जब हम बातचीत वगैरह कर रहे हैं वो एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात करेंगे, तो सुनना और बोलना दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आता है हमारा डिफाइन स्किल्स कि स्किल क्या होते हैं और लिंग्विस्टिक स्किल क्या होते हैं, या फिर लिंग्विस्टिक स्किल्स कितने टाइप के हैं और क्या क्या स्किल्स हमारे हैं। तो सबसे पहले आता है कि स्किल क्या है, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वो अच्छी तरीके से आ रहा है तो आप उसके अंदर आपके स्किल्स हैं, यानी कि आप औरों से बेटर कर पा रहे हैं उसको, तो हम क्या कहेंगे, उनको स्किल हैं कि आपके अंदर ये काम करने की एबिलिटीज़ हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होंगे। ये 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग, यानी कि सुनना। नेक्स्ट वन इज़ स्पीकिंग, यानी कि बोलना। थर्ड वन इज़ रीडिंग, यानी कि पढ़ना। और फोर्थ वन इज़ राइटिंग, यानी कि लिखना। ये हमारे जो हैं 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं। अगर आपके अंदर ये चारों स्किल्स अच्छी तरीके से डेवलप हैं तो आप जो है अपना काम इजीली कर पाएंगे, आप जो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग यानी कि सुनना, यानी कि एक ऐसा स्किल जिसके अंदर जो है आप दूसरों की लैंग्वेज को सुन रहे हैं। अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इसके अंदर आप एक्टिव होंगे। अब आपने ये देखा होगा कि कई बार स्टूडेंट क्या होता है, क्लास के अंदर पैसिव बैठा रहेगा, वो ध्यान ही नहीं देगा कि टीचर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लेकिन बीच बीच में अगर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जब भी आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो क्या है, उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा। अब उसको वो क्वेश्चन सुनना ही पड़ेगा कि आपने उससे पूछा क्या है। तो यानी कि सबसे पहले इसके अंदर क्या कंडीशन आती है कि जो लिसनर है वो कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तभी उसको बात समझ आएगी जो आप उसको बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है लिसनिंग इन्वॉल्व्स। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व हैं, एक सेंडर होगा, मैसेज होगा और रिसीवर होगा। सेंडर यानी कि जो सेंड कर रहा है उस चीज़ को, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम सेंडर कहेंगे। नेक्स्ट आता है मैसेज, यानी कि क्या आप पूछ रहे हैं, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, एक मैसेज है। और रिसीवर यानी कि जिस स्टूडेंट से आप पूछ रहे हैं वो हमारा क्या है, रिसीवर है। यानी कि इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज़ सेंडर, सेकेंड वन इज़ मैसेज एंड थर्ड वन इज़ रिसीवर। प्रोसेस क्या है लिसनिंग का। सबसे पहला पार्ट आता है हियरिंग। हियरिंग यानी कि जब भी आप सुन रहे हैं सबसे पहले आपको सुनना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके अंदर आपको एक इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्स कोज बाय साउंड वेव्स, यानी कि जो साउंड वेव आ रही हैं, तरंगे जो आपके पास आ रही हैं, आप क्या है उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी कि आप क्या है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई बोल रहा है तो आप उसको सुन रहे हैं, तो उसके मुंह से जो आवाज़ निकली है, साउंड वेव जो भी हैं, तरंगे जितनी भी हैं, आप उनके ऊपर क्या है फोकस कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि अटेंशन दी जा रही है, आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम हर चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं, हम कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ों के ऊपर अटेंशन देते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग। अब आपको पता तो चल गया है कि आपने कुछ तरंगे आपके कानों में आई हैं, ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब क्या है, आप उसको सुनोगे, समझोगे ध्यान से कि क्या चीज़ है, फिर उसको एनालाइज करोगे, यानी कि जो स्टिमुली आई है आपके पास उसको रिस्पॉन्स देने के लिए आप क्या है उसको एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप अब सोच रहे हैं कि क्या पूछा गया है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट आता है रिमेंबरिंग। It is an important listening process because it means that an individual has not only received and interpreted the message but has also added it to the mind स्टोरेज बैंक, यानी कि अपने माइंड के स्टोरेज बैंक के अंदर भी उसने उस मैसेज को डाला है। अब क्या है, उससे उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर उस बच्चे के पास पुरानी कोई नॉलेज है तो उसको भी ऐड करेगा और फिर क्या है आपको रिप्लाई देगा। अब क्या है इवेल्युएटिंग के अंदर आप ये देखेगा वो बच्चा कि ये चीज़ सही है गलत है, वो अपना ओपिनियन रखेगा
और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देगा। और उस रिस्पॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, फीडबैक कह रहे हैं। ये जो है वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल फीडबैक कौन सा होगा, यानी कि जो बोल कर दिया जाएगा, जिसके अंदर जो स्टूडेंट बोलेगा और जब आपको आंसर मिलेगा। नॉन वर्बल क्या हो सकता है, अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपने ये काम किया है, तो बच्चा कई बार क्या है, सिर हिलाकर कहता है यस या फिर नो, यानी कि वो नॉन वर्बल भी हमारा हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग स्किल्स। फर्स्ट हमारा हो गया लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल के 4 प्रोसेस के अंदर 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग एंड इवेल्युएटिंग। नेक्स्ट हमारा स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना। द गोल ऑफ टीचिंग स्पीकिंग स्किल इज़ कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी। हम जो है अच्छी तरीके से बातचीत कर पाएँ, इसीलिए जो है स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। लर्नर शुड बी एबल टू मेक देमसेल्फ अंडरस्टैंड यूजिंग देयर करंट प्रोफेंसी टू द फुलेस्ट, यानी कि वो उनके अंदर क्या चीज़ें हैं वो अपनी फुलेस्ट यूज़ कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें हर चीज़ को। तो इसलिए क्या है, स्पीकिंग स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। स्पीकिंग स्किल्स के अंदर क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि प्रोनाउंसिएशन के अंदर, ग्रामर के अंदर, वोकैबुलरी वगैरह के अंदर। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए क्या है, हमें स्पीकिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, यानी कि हमें बोलना सिखाया जाता है। और जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे, हम जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और इफ़ेक्टिवली वे से हम क्या है रिप्लाई दे पाएंगे और उस चीज़ को बोल पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग स्किल्स, यानी कि पढ़ना। अब पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सुनना और बोलना। जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको रिप्लाई क्या देना है। आपको आंसर ही नहीं पता तो टीचर को आप रिप्लाई क्या देंगे, यानी कि आप बोलेंगे क्या उसको, या फिर आप सुनेंगे क्या जब आपको टॉपिक की ही नॉलेज ना हो। तो इसीलिए हमारा रीडिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स एंड कोग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि इसके अंदर सिर्फ रीडिंग जो है अकेला रीडिंग स्किल से नहीं जुड़ा हुआ, ये बहुत से स्किल से कनेक्ट है। और साथ के साथ ये हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ से भी कनेक्ट है, यानी कि कंसेप्चुअली, मेंटली हम क्या क्या समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों से भी ये कनेक्ट होता है। देयर इज़ नो सिंगल फुल प्रूफ मेथड ऑफ टीचिंग हाउ टू रीड। कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप ये कह सकते हैं कि हम बच्चे को सिखा सकते हैं। कोई बच्चा जो है रीड करना बोल के सीखेगा, कोई बच्चा जो है अपने मन में ही जो है उन रीडिंग कर रहा है, यानी कि कोई साउंड वगैरह वो नहीं कर रहा। कई क्या होंगे कि जैसे कि पढ़ते हुए हिलते रहेंगे। तो यानी कि हर किसी का मेथड अलग है रीडिंग सीखने का। तो कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं होगा कि वो टीचिंग करते हुए मतलब रीडिंग जो है सेम मेथड से कोई सिखा सके किसी को भी। एवरी मेथड हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, और हर मेथड की अपनी अपनी लिमिटेशन भी रहेंगी। क्योंकि अब कोई हिल कर पढ़ रहा है तो उसको ध्यान ही नहीं होगा कि वो किस तरीके से पढ़ रहा है, यानी कि उसको बाहर का आसपास का सराउंडिंग के बारे में ही नहीं पता चलेगा। कोई जो है मन में पढ़ रहा है तो जब उससे बुलवाया जाएगा वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो वो भी एक ड्रॉबैक हो सकता है। कोई लाउडली पढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ये भी क्या एक ड्रॉबैक है। यानी कि हर जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उनके ड्रॉबैक भी हैं। द रियल पॉइंट इज़ हाउ टू टीच रीडिंग इन ए सक्सेसफुल वे। रियल पॉइंट हमारा यही है कि किस तरीके से बच्चे को सक्सेसफुल वे में पढ़ाया जाए, उनको रीडिंग करनी सिखाई जाए कि वो आराम से पढ़ सके। हमारा मेन मोटिव रीडिंग स्किल डेवलपमेंट का यही होता है। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्या है, राइटिंग इज़ ए काइंड ऑफ टॉक, यानी कि लिखना क्या है, एक तरीके से बातचीत करना ही है। कई लोग क्या है वर्बली बात कर रहे हैं, बोलकर, ओरली आपको बोलकर बता रहे हैं। कई क्या है लिख कर आपको बता रहे हैं। लिखना भी क्या है एक बात करने के ही बराबर है, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो ऐसा लिखेंगे ना आप जो दूसरे को समझ आए, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रखता हो। तो इसीलिए जो है राइटिंग भी क्या है एक काइंड ऑफ टॉक है। इसके अंदर जो है वी कम्युनिकेट विद समवन ऑल्दो मोस्ट ऑफ्टन द पर्सन वी आर कम्युनिकेटिंग विद इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं ना वो हमारे सामने नहीं होता है नॉर्मली तौर पर, यानी कि जिससे हम रिटर्न में बात कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं होता है। लेकिन ओरल के अंदर क्या होता है, मतलब हम जब स्पीकिंग के थ्रू बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है वो इंसान हमारे सामने ही होता है, या फिर हम फ़ोन पे उससे कनेक्ट होते हैं, सामने वो नहीं भी है लेकिन वो सुन पा रहा है हमारी चीज़ को। तो राइटिंग स्किल्स के अंदर क्या है, आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या आप सिंपली क्या राइट कर रहे हैं, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो आपका आइडिया है कोई, या फिर आपकी मेमोरी वगैरह है, तो उनको क्या है आप उस पेज के ऊपर लिख रहे हैं।
यानी कि राइटिंग भी क्या है, हमारा एक स्किल है। तो लिंग्विस्टिक स्किल के अंदर हमारे कितने स्किल हैं, 4 स्किल हैं। लिंग्विस्टिक के अंदर लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल्स। अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्किल्स बताएं तो यही 4 आपके कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट में कौन कौन से स्किल यूज़ हो रहे हैं, तो इन्हीं 4 को आपको लिख कर आना है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ आर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड इंटरेक्शन। यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू और इंटरेक्शन के थ्रू हम जो है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, उसके अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ आर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल मास्टर्ड थ्रू द प्रैक्टिस एंड द इंटरेक्शन। यानी कि मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं हम स्पीकिंग और रीडिंग स्किल के अंदर, जब भी हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी स्किल है, हमारे 4 स्किल हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। इन चारों स्किल में आप मास्टरी तभी हासिल करोगे जब आप रेगुलर इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंटरेक्शन के टाइम पर इनको यूज़ कर रहे हैं, तभी आप इसके अंदर मास्टरी हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग प्रैक्टिस। हम जो है स्पीकिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लासरूम के अंदर हमारी फॉर्मल प्रैक्टिस चलेगी स्पीकिंग की। जब भी टीचर कोई भी आपको गाइडेंस वगैरह दे रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से आप देंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक फॉर्मल स्पीच सिखाएगी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कैन गिव बेटर स्पीच व्हेन दे कैन ऑर्गेनाइज देयर प्रेजेंटेशन इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग सिक्वेंशियल, क्रोनोलॉजिकल और थीमेटिकल। यानी कि एक स्टूडेंट जो है अच्छी तरीके से स्पीच दे पाएगा अगर वो क्या है पहले से ही ऑर्गेनाइज कर आएगा। अब जैसे कि मुझे पता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोलना है, सेकंड पॉइंट क्या बोलना है, चाहे आपकी बुक के अंदर आगे पीछे कितने भी हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन अब मुझे क्या है पता है ऑलरेडी, यानी कि मैं पहले से ही प्रिपेयर करके आई हूँ इस चीज़ के लिए। तो इसी तरीके से अगर बच्चा जो है प्रिपेयर कर रहा है पहले से ही, या कोई टीचर भी पढ़ाते हुए पहले ही प्रिपेयर करके आएगा, अब कॉलेज वगैरह के अंदर कोई लेक्चर देने जा रहा है तो वो पहले से ही प्रिपेयर कर जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और किस तरीके से बोल कर बताना है, लिख कर बताना है, किस पॉइंट को हमें बोर्ड पर लिखना है और किस पॉइंट को बच्चों से पढ़वाना है। तो यानी कि ये हम पहले ही ऑर्गेनाइज करके जाते हैं। इसी तरीके से अगर स्पीकिंग स्किल को हम ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो ये हमारे लिए क्या है हेल्पफुल रहेगा। चाहे हम उसको एक सीक्वेंस के तौर पर यूज़ करें, यानी कि पहले क्या बोलना है, सेकंड क्या बोलना है, या कोई ऑर्डर हम फॉलो करें, या फिर हम जो हमारी थीम है उसके बेस के ऊपर हम जो है स्पीकिंग कर रहे हैं, तो इन सब के ऊपर जो डिपेंड है हमारा स्पीकिंग स्किल करेगा। नेक्स्ट आता है टीचर्स कैन ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट अडेप्ट देयर स्पीचेस एंड इनफॉर्मल टॉक सो एज टू कॉरस्पॉन्डेंट टू द इंटेंडेड ऑडियंस। अब क्या है, टीचर बस आपको फॉर्मल स्पीच नहीं सिखाएगा, वो साथ के साथ आपको इनफॉर्मल स्पीच भी सिखाएगा, ताकि जब भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं या कॉरस्पॉन्डेंटली आप जो है, जैसे कि आपके सामने ऑडियंस बैठी है, अब आपको उनसे बातचीत भी करनी है। एक इंसान ऐसा है जिसको हिंदी समझ नहीं आ रही, एक ऐसा है जिसको इंग्लिश ही नहीं बोलनी आ रही, तो आपको क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीच प्रिपेयर करके जानी होगी, यानी कि हर बच्चा आपकी बात को समझ पाए। तो टीचर क्या है हमें इनफॉर्मल वे से भी बात करना सिखा रहा है और फॉर्मल वे से भी बात करना सिखा रहा है। टीचर कैन अनेबल लर्नर टू प्रेजेंट आइडिया टू इंडिविजुअल पीयर ग्रुप एंड एंटायर क्लास ऑफ द स्टूडेंट। टीचर क्या है हेल्प करता है लर्नर की, कि जो उसके दिमाग में आइडिया है या फिर जो भी वो काम करवाना चाह रहा है, तो वो क्या है किस तरीके से अपने बच्चे जो क्लासमेट हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ भी शेयर करे, जो पीयर ग्रुप्स वगैरह हैं उनके साथ भी शेयर करे, इंडिविजुअल के साथ भी शेयर करे, और क्या है हमारी पूरी क्लास के साथ शेयर करे उन चीज़ों को। तो टीचर क्या है इस चीज़ में भी हेल्प करती है लर्नर की। स्टूडेंट इंजॉय स्पीकिंग अबाउट देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जब भी अगर बच्चे को बोलने का मौका दिया जाएगा तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने में भी क्या है इंजॉयमेंट फील होगी उसको, वो उसके थ्रू क्या है अपने स्किल्स को क्या है डेवलप कर रहा है बोलने के। लर्नर को क्या है, लर्नर नीड टू नो, यानी कि उनको जानना होता है हाउ स्पीकर डिफ़र फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जो बोल रहा है वो एक दूसरे से किस तरीके से अलग है, लर्नर को ये पता होना चाहिए। एंड हाउ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस कॉल फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीच, और जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांस आई है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट में जो कंडीशन चल रही है या कुछ भी है, तो वो क्या है किस तरीके से अपनी जो है स्पीच को चेंज कर रहा है, ये चीज़ें भी उसको क्या है नोटिस करनी चाहिए। दे कैन लर्न हाउ टू स्पीक स्टाइल अफेक्ट लिसनर, यानी कि ये क्या है सीखेंगे बोलना कि किस तरीके से हमें बोलना चाहिए,
वो तभी वो सीख पाएंगे जब वो क्या है एक तरीके से लर्नर भी होंगे, लिसनर भी होंगे, यानी कि सुन भी रहे होंगे, तभी तो आप बोलना सीखेंगे। अब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप इंग्लिश सुनना ही नहीं चाहते, तो आप जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम पोएम, स्टोरी, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर्टिकल्स एज वेल एज साइंटिफिक रिपोर्ट। यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन यानी कि ओरली बोल कर जो है हम बता सकते हैं, जैसे पोएम के थ्रू, हमारी स्टोरी वगैरह कोई भी है, कहानियाँ वगैरह, न्यूज़पेपर अखबार के थ्रू, या फिर हमारी जो भी मैगज़ीन वगैरह हैं, आर्टिकल छपे होते हैं उनके अंदर, उनके थ्रू क्या है हम स्पीकिंग को क्या है डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग फियर ऑफ स्पीकिंग। सेकंड हमारा मेन आता है, फर्स्ट आता है स्पीकिंग प्रैक्टिस, यानी कि बच्चे को बुलवाने की प्रैक्टिस करें। सेकंड हमारा आता है रिड्यूसिंग फियर ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि बच्चे का डर कम करें। जब वो बोल रहा है या पढ़ रहा है उस टाइम पे उसका क्या है डर कम किया जाए। जब भी बच्चा जो है छोटा होता है या फिर एडल्सन है या अडल्ट है, वो जो है बोलते हुए क्या है उनको डर लगता है, उनको फियर महसूस होता है जब भी वो फॉर्मल स्पीच दे रहे हैं लार्ज ग्रुप के सामने। अब जैसे कि कोई बच्चा एक बार भी स्टेज पर नहीं गया और उसको जो है बहुत सारे लार्ज ऑडियंस के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो वो बच्चा क्या है बोल नहीं पाता है ठीक से। तो इसीलिए जो है आपको ये देखना होगा कि उनका फियर आप जो है रिमूव करें। और ये सिर्फ बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होती है, अडल्ट्स भी नहीं बोल पाते जब उनके सामने लार्ज ऑडियंस प्रेजेंट होती है। Teacher can help reduce unrealistic fear by pointing out how common they are among people and what to do about them। यानी कि अब टीचर क्या है ये बताएगी कि ये जो फियर हैं ये अनरियलिस्टिक है, यानी कि ऐसे ही आपके अंदर मन में डर है, आप कितने कॉमन हैं सबके लिए, या फिर सबके अंदर किस तरीके से ये फियर हैं, लेकिन वो फिर भी क्या स्टेज का इस्तेमाल ईजिली कर पा रहे हैं, वो पब्लिक में बोल पा रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या है टीचर क्या बोल रही है कि ध्यान देना चाहिए। दे कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस सच फियर बाय मेंटेनिंग फ्रेंडली एटमोसफेयर इन द क्लास। अगर आप बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो जो बच्चा बोलना भी नहीं सीख पा रहा है, पढ़ना भी नहीं सीख पा रहा है, वो भी आसानी से पढ़ पाएगा। क्योंकि अब क्या है आप एक तो उसको हर छोटी चीज़ पर डांटेंगे, एक क्या है आप उसको कुछ नहीं कह रहे, यानी कि वो क्या है फिर ओपनली गलत वर्ड भी वो बोलेगा तो भी वो क्या है अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और वो अपने आप को मोटिवेट करेगा कि अब टीचर मेरे को कुछ बोल नहीं रही है तो मैं और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो इसीलिए क्या है आपको ये चीज़ भी रिमूव करनी होगी, या यानी कि डांट वगैरह नहीं लगानी है बच्चों को। जब भी आप पढ़ा रहे हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो है कि फियर हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है खुद से ही अपने गोल सेट करे कि वो किस तरीके की प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो इंक्लूड करना चाह रहा है। उससे भी क्या है उसको क्या है फियर कम महसूस होगा। अब आपको ये पता है कि आपको क्या प्रेजेंट करना है और आपको अगर बोलना भी नहीं आ रहा है ढंग से, फिर भी आप क्या है कोशिश कर रहे हैं उसको बोलने की। तो इस तरीके से जो है बच्चों की हेल्प करनी चाहिए कि आप अगर उनको खुद की ही गोल वो सेट करें, खुद ही वो प्रेजेंटेशन तैयार करें, तो बच्चा जो है पहले से बेटर करेगा। ना कि अगर आप उसको लिख कर देंगे कि आपको ये बोलना है तो वो बच्चा नहीं बोल पाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है बच्चों का जो स्पीकिंग फियर है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। अब जो है हम उसके सुनने के यानी कि लिसनिंग स्किल को भी क्या है इम्प्रूव करेंगे, सुनने के तरीके को भी। लिसनिंग स्किल आर एसेंशियल फॉर लर्निंग। लिसनिंग स्किल्स जो हैं ज़रूरी हैं किसी भी लर्निंग के लिए। अगर आप लिखना भी सीख रहे हैं तो भी आपको लिसनिंग पहले करनी होगी। अगर आप बोलना सीख रहे हैं तो सुनना पहले पड़ेगा। अगर आप और भी कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं तो उसके अंदर आपको पहले सुनने की आदत डालनी होगी, तभी जो है आप अच्छे से क्या है लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, यानी कि या फिर बोल पाएंगे। अब तभी इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। Student listening skill may be enhanced and tested by asking them questions about what they have heard। बच्चों के लिसनिंग स्किल को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि उनसे क्वेश्चन पूछें कि आपने सुना क्या है। यानी कि जब टीचर लेक्चर दे रहा है उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछे कि आपने इस टॉपिक के बारे में क्या क्या सुना है, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है। इस तरीके से आप जो है उनकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं।
Learner can also benefit from practicing in recognized and purpose of the presentation and other information. जो learner जो होंगे वो benefited होंगे जब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि या फिर जो प्रेजेंटेशन उनको देनी है उसका पर्पस क्या है, वो सब जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, सुन रहे हैं कहीं कहीं से, तो वो भी क्या है उनको हेल्प करेगी. स्टूडेंट कैन बी टॉट टू लिसन सिलेक्टिवली for a specific kind of information such as main purpose, the theme, the detail and any implication. यानी कि जो स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ाया जाएगा लिसनिंग, सुनने के लिए कि क्या क्या आपको सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को सुनना है, चाहे वो हमारी किस चीज़ से हो, हमारे पर्पस से रिलेटेड हो, हमारी कोई थीम है उससे रिलेटेड हो, या फिर कोई भी हमें डिटेल चाहिए. अब जो टीचर है जब पढ़ा रहा है तो वो क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अगर उसको सुनेंगे तो आपका क्या है आधा काम वहीं रिड्यूस हो जाएगा. जो बाद में बच्चे सर्च कर कर देख रहे हैं, उन्होंने सुना नहीं है टीचर को, तो वो सर्च करके फिर पढ़ेंगे, तो वो क्या है एक टाइम कंज्यूमिंग है. लेकिन अगर आप लिसनिंग स्किल को डेवलप करेंगे अपने अंदर, सुनने की शक्ति को अगर डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या है हेल्प करेगी आपको आगे, जो है आपका टाइम भी सेव होगा और ईजिली आप क्या है अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग, या कोई डिटेल वगैरह आपको चाहिए, इम्प्लीकेशन जहाँ जहाँ अप्लाई करना है उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगी. नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन. स्मॉल ग्रुप वर्किंग टुगेदर विद इन ए क्लास कैन हेल्प स्टूडेंट कम्युनिकेटिंग मीनिंगफुल द आइडिया टू ईच अदर. यानी कि इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल वर्किंग ग्रुप होंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएंगे क्लास के ही अंदर. अब ये जो स्टूडेंट है ये कम्युनिकेट करेंगे मीनिंगफुल आइडिया, यानी कि एक दूसरे को मीनिंगफुल आइडिया बताएंगे, जो मतलब कि मैसेज है या फिर जो भी चीज़ है वो एक मीनिंगफुल होगी. और फिर उसके ऊपर क्या है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो यानी कि उससे भी वो क्या है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को क्या है डेवलप कर पा रहे हैं. इट इज़ समटाइम हेल्पफुल टू अलाउ द स्टूडेंट विद इन ए ग्रुप टू कंडक्ट इंडिविजुअल रिसर्च बट रिक्वायर द ग्रुप टू मेक यूज़ ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कलेक्टेड एलिमेंट टू राइट और प्रेजेंट ए रिपोर्ट दैट डिपेंड ऑन ईच इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन. इसके अंदर क्या होगा कि स्टूडेंट क्या है, कई बार एक सिंगल स्टूडेंट भी क्या है रिसर्च कंप्लीट कर देता है इस मेथड के थ्रू, लेकिन क्या होगा कि ग्रुप की रिक्वायरमेंट यही है कि हर किसी की जो भी इंडिविजुअल है उसने जो भी एलिमेंट को कलेक्ट किया है उन सबको देखा जाए, जो भी उसने राइट किया है और जो भी प्रेजेंट किया है उस रिपोर्ट के अंदर, उस जो रिपोर्ट हमारी बन रही है उसके अंदर हर बच्चे का, यानी कि ग्रुप में 10 स्टूडेंट है तो 10 के 10 स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो ये भी क्या है हेल्प करेगा हमें डेवलपमेंट में. फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हमारी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट है और आपने 4 ग्रुप बनाए हैं, यानी कि हर ग्रुप को इक्वली आप टाइम अलॉट करेंगे. हर बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबल होगा कि जब उसके ग्रुप की टर्न आए तो वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे. तो इससे क्या होगा, हर बच्चे को चांस मिलेगा उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने का. जब उसी का ग्रुप का मेंबर बोल रहा होगा तो वो उसको ध्यान से सुन रहा होगा, या फिर अदर ग्रुप के मेंबर बोल रहे होंगे तो पूरा ग्रुप जो दूसरा है वो उनको ध्यान से सुनेगा. और फाइनल जो होता है हमारा राइटिंग स्किल होता है, ये जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है. जो भी आपने सुना है, बोला है, अब क्या है आपको उसको लिख कर दिखाना है, यानी कि राइटिंग ही हमारा क्या है मेन जो है एक चैलेंजिंग काम है, हम इसको कह सकते हैं कि क्योंकि जो भी हम सुन रहे हैं उसको हमें लिखना भी आना चाहिए. पीपल फ्रिक्वेंटली फाइंड दैट दे कैन फिनिश फास्टर बाय राइटिंग ए फर्स्ट ड्राफ्ट क्विकली एंड देन एडिटिंग एंड रिवाइजिंग दिस ड्राफ्ट. पीपल क्या करेंगे, एक बार क्या है अपना पूरा ड्राफ्ट जो है रिटन फॉर्म में लिख लेंगे और फिर क्या है उसके अंदर एडिटिंग करते रहेंगे, और साथ के साथ उसके अंदर क्या है आप बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं उसी ड्राफ्ट को. अब एक ही चीज़ को आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो वो आपको क्या है अच्छी तरीके से याद हो जाएगी. सेकंड चीज़, जब आपको उसके टॉपिक के बारे में बोलने को कहा जाएगा तो आपको वो टॉपिक भी अच्छे से बोलना आता होगा. और अगर आपका ग्रुप मेंबर ही उसको सुन रहा है तो आप जो है ईजिली उसको सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू क्या है हम लर्निंग और लिसनिंग और स्पीकिंग को क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं, मास्टरी हासिल उसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग. इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इसका फोकस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डाटा को कहाँ से गैदर किया जा रहा है, डाटा गैदरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद एनालाइजिंग ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, फिर सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन. ये सारी चीज़ें अब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे.
इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए इंक्वायरी टू द स्टूडेंट, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से हम जांच कर सकते हैं। ये जो मॉडल है इसके अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट जो है इंक्वायरी स्किल्स सीखना चाह रहा है तो उसको अटेंशन देनी पड़ेगी, यानी कि इंडिविजुअल की अटेंशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है अगर कोई भी इंक्वायरी स्किल को डेवलप करना चाह रहा है। ये जो मॉडल है ये डेवलप किया गया था J.R. सचमैन। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी में बी कैरिड आउट एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द ग्रुप लेवल। इंक्वायरी जो होगी वो इंडिविजुअल लेवल पर भी सिखाई जा सके इंक्वायरी स्किल्स को, या फिर हम जो है ग्रुप लेवल के ऊपर भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अजम्पशंस क्या हैं। फर्स्ट आता है कि नॉलेज जो होगी वो टेंटिव होगी, यानी कि नॉलेज जो है टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। अब जैसे कि जो पुरानी रिसर्च थी उसके अंदर कुछ एडिशनल रिसर्च किया जा रहा है तो उसके अंदर और नॉलेज क्या है ऐड होती जा रही है। तो इन दिस मॉडल देयर इज़ मोर एम्फेसिस ऑन द सेल्फ लर्निंग। तो इस मॉडल के अंदर क्या किस चीज़ पर ध्यान दिया गया है, सेल्फ लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया गया है। द स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन इंक्वायरी। वो बच्चे जो हैं जब ही सीख पाएंगे जब वो एक्चुअल इंक्वायरी के अंदर एक्चुअल जांच के अंदर क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, जो आपकी बुक के अंदर हैं वो हमारे मॉडल्स के एलिमेंट हैं, यानी कि इस मॉडल के एलिमेंट क्या क्या हैं। फोकस सबसे फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इस मॉडल का क्या है कि गिव रेज टू द कोग्निटिव स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो कोग्निटिव स्किल्स हैं जो मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह हैं कंसेप्चुअल स्किल्स वगैरह हैं उनको क्या है डेवलप किया जाए बच्चे के अंदर, यानी कि बढ़ाया जाए। उनको जो है ऑर्गेनाइज किया जाए सेल्फ रिसर्च के लिए, फैक्ट एंड कंसेप्ट इन द लॉजिकल मैनर, यानी कि स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया जाए कि वो सेल्फ रिसर्च करें किसी भी फैक्ट के बारे में, तथ्य के बारे में या हमारे कंसेप्ट वगैरह के बारे में एक लॉजिकल वे से वो क्या है सर्च करें। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड और सिंटेक्स। स्ट्रक्चर और सिंटेक्स के अंदर 5 फेजेस होती हैं स्ट्रक्चर और सिंटेक्स की। फर्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट कन्फ्रंटेशन विद द पजलिंग सिचुएशन। बच्चे को सबसे पहले एक पजल दी जाएगी, फिर उसके बाद इन दिस फेज द टीचर प्रेजेंट ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अब क्या है एक पहले पजल दी गई है और फिर एक जो है टीचर ने एक सिचुएशन क्रिएट किया है प्रॉब्लमेटिक। अब जो है उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है उस मेथड की किस तरीके से आप इंक्वायरी वगैरह करेंगे। नो डाउट द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेज द न्यू नॉलेज। कोई हमें ये डाउट नहीं है कि ये मेथड का यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ इसका मेन मोटिव ही यही है कि नॉलेज को इंक्रीज़ करना बच्चों के अंदर। नेक्स्ट आता है डाटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ वेरिफिकेशन। अब हमारी सेकंड फेज़ है। इस फेज़ के अंदर क्या है डाटा को इकट्ठा किया जाएगा, यानी कि कलेक्ट किया जाएगा प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ, यानी कि हमारे हर क्वेश्चन जो होगा हम अच्छी तरीके से पूछेंगे। अब किसी भी एक्सीडेंट वगैरह या फिर किसी के भी बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा डाटा क्या है प्रॉपर वे का होना चाहिए जिसके ऊपर हमें इंक्वायरी करनी है। फॉर दिस द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट सच क्वेश्चंस एज हैव येस एंड नो आंसर। इसके लिए जो है टीचर येस और नो आंसर पूछ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड द स्टूडेंट कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट वट एवर दे सी एंड एक्सपीरियंस। अब जो है बच्चा उन चीज़ों को नोटिस कर रहा है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है या फिर उन्होंने देखा है। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन दे कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कंडीशन एंड इवेंट, यानी कि जब वेरिफिकेशन चल रहा होगा। अब वेरिफिकेशन जैसे कि जॉब लगती है किसी की तो उसके बाद डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है जो आपने फिल किया हुआ है। तो इसी तरीके से जो आपने डाटा कलेक्ट किया अब हम उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, क्या इवेंट है, क्या कंटेंट वगैरह आपने कलेक्ट किया है, अब उसको वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डाटा गैदरिंग ऑपरेशन of experimentation. During the experimentation the student introduce new element of experimentation. इसके अंदर जो है हम नए एलिमेंट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि नए नए एलिमेंट्स को इसके अंदर जोड़ेंगे जो हम अपना रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर। एक्सपेरिमेंटेशन जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है एक्सप्लोरेशन और एक होता है डायरेक्ट टेस्टिंग। एक्सप्लोरेशन के अंदर यानी कि हम चेंजिंग कंडीशन को
ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस तरीके से जो है चेंजेस आते जा रहे हैं, उनको अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट टेस्टिंग के अंदर, यानी कि एक हाइपोथेसिस होगी, प्रिंसिपल आर टेस्टेड, यानी कि जो हाइपोथेसिस आपने सेट की है आप उसको चेक कर रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है, आप एक कल्पना कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी, जैसे कि आज बारिश होगी, ये आपकी क्या है, हाइपोथेसिस है। अब आप इसको चेक कर रहे हैं कि हुई या नहीं हुई, मतलब कि आप ये चांसेस देख रहे हैं कि आज ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है आप हाइपोथेसिस को पहले बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो है फोर्थ फेज़ है ये हमारी, इसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो भी आपने कलेक्ट की है, गैदर की है, अब उनको क्या है, ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक प्रॉपर वे में। बट इट इज़ पॉसिबल दैट द स्टूडेंट कैन कमिट सर्टेन एरर्स इन एक्सप्लेनेशन। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे ने ऑर्गेनाइज़ किया है रिज़ल्ट वगैरह किसी भी इवेंट वगैरह का, तो उसको जो है एरर हो सकते हैं जब वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट आता है एनालाइज ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, और ये हमारा लास्ट फेज़ है। इसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट आर आस्क टू एनालाइज द मेथड दे अडोप्ट फॉर द इंक्वायरी। अब बच्चों से ये कहा जाएगा जिस मेथड से आपने जो रिसर्च की है वो उसको एनालाइज करें, उसको जांच करें, उसको देखें समझें। इन इफेक्टिव क्वेश्चंस आर क्लासिफाइड एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड इज़ डेवल्ड अपॉन, यानी कि जो अब इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी, अगर वो नहीं आई है हमारे पास उस मेथड के थ्रू, तो क्या है, हम उस नॉलेज को गेन कर पाएंगे जब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। जो हमने काम किया हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो जो भी हमने डाटा या कुछ भी कलेक्ट किया था, इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, अब हम जो है उसको अच्छी तरीके से क्या है, इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में या फिर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है सोशल सिस्टम। ये जो मॉडल है ये एक इम्पोर्टेंट है, मतलब कि सोशल सिस्टम के लिए भी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि टीचर भी और स्टूडेंट का भी सफिशिएंट रोल रहेगा। द टीचर एंकरेज द स्टूडेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन। इसके अंदर टीचर जो है बच्चे को एंकरेज करेगी कि वो उसको मतलब कि काम करने के लिए प्रोत्साहन देगी कि आप जो है काम करें, और जो है स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल रखेगी, यानी कि टीचर जो है पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये देखेगी कि बच्चे क्या है ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उस तरीके का कंट्रोल रखेगी। नेक्स्ट आता है कि टीचर और स्टूडेंट क्या है इसके अंदर एक अच्छा इंटरेक्शन कर पाते हैं, हेल्दी इंटरेक्शन वो कर पाते हैं इस मेथड के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है कि सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम के अंदर यानी कि दिस मॉडल इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक में हमारी जो जो प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड ये मेथड है, उनको सॉल्व करने से रिलेटेड। द स्टूडेंट आर मेड टू एक्सपीरियंस मैनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड वेरियस एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंटेड। तो स्टूडेंट क्या है अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं प्रॉब्लम्स, यानी कि अलग अलग प्रॉब्लम्स देखते हैं वो हर जगह पे, और उनके एग्जांपल फिर प्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर द एजुकेशन ऑफ दिस मैनी टेस्ट आर कंडक्टेड। तो इसके लिए क्या है बहुत सारे टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। द यूज़ ऑफ दिस मॉडल इज़ जनरली हेल्पफुल इन साइंटिफिक सब्जेक्ट, यानी कि इस मॉडल का यूज़ जो है साइंटिफिक सब्जेक्ट के लिए किया जा सकता है। जैसे कि केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, उससे आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमने किस तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर किया था, किस तरीके से हमें जो है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है द स्टूडेंट लर्न टू एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अब जो है बच्चा अलग अलग तरीके की जो उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको वो इजीली एनालाइज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है बट इन द लिटरेचर दिस मॉडल इज़ यूज टू सॉल्व द मर्डर मिस्ट्री। अगर लिटरेचर में इसका यूज़ करें तो ये मर्डर मिस्ट्री के अंदर सॉल्व करने में हेल्प है, या फिर ये नेचुरल साइंस के अंदर भी क्या है हेल्पफुल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिस मॉडल इज़ यूज। कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी हमारी सिचुएशन आएगी उसको ये ही मेथड सॉल्व करेगा, इंक्वायरी। एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन। अब जैसे कि कोई भी हमारी सिचुएशन आती है, कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप कोई भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है, आप उस एग्जांपल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आपका पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की क्या क्या है।
फर्स्ट आता है फोकस ऑन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी, यानी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इंडिविजुअल की इंक्वायरी के ऊपर ये मेथड बेस्ड रहेगा। दिस मेथड रिवॉल्व अराउंड द इंटेलेक्चुअल कन्फ्रंटेशन, यानी कि जो इंटेलिजेंस जो है, मतलब कि जो आसपास की चीज़ें थी उन्हीं के आसपास ही ये रिवॉल्व करेगा हमारे कन्फ्रंटेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है इसके मॉडल के अंदर हम येस और नो टाइप के आंसर देंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो है डेवलप करेगा हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन इट, फिर उसको चेक करेगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डू नॉट आस्क द टीचर हाउ, बच्चे ये नहीं पूछेगा टीचर से कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सच मॉडल इंक्वायरी कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड, इन सच ए मॉडल इंक्वायरी कैन नॉट बी प्रोग्राम, इंक्वायरी वगैरह इस मॉडल के अंदर नहीं की जा रही है। स्टूडेंट कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, बच्चे जो है क्वेश्चन पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम। दिस मॉडल एंड इन दिस मॉडल द टीचर एंड स्टूडेंट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, इस मॉडल के अंदर टीचर और बच्चे दोनों की ही इक्वली इंपॉर्टेंस इसको इसमें दी गई है, क्योंकि टीचर का रोल भी क्या है, एक्टिव ही दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है द मेन रोल ऑफ द टीचर इज़ टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो टीचर का मेन रोल यही होगा कि वो बच्चे के सामने क्या है सिचुएशन को प्रेजेंट करें। इन द बिगिनिंग देर इज़ कंट्रोल ऑफ द टीचर बट ग्रेजुअली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रूल ऑफ इंक्वायरी एंड बिकम इंडिपेंडेंट, स्टार्टिंग में क्या है टीचर क्या है बार बार कंट्रोल करती रहेगी और बच्चों को क्या है सिखाती रहेगी, लेकिन बाद में उनको थोड़ा फ्री कर दिया जाता है इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम तक सीख जाते हैं। तो ये हमारा क्या है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है। नेक्स्ट आता है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल के बारे में हम अभी स्टडी कर चुके हैं, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग एंड इवेल्युएशन, ये हमारा प्रोसेस है लिसनिंग स्किल का, ये हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के किया है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल, कि कितने टाइप के हमारे लिसनिंग स्किल है, अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस किस तरीके से जो है हम सुन सकते हैं। ये जो है हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल, फिर है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल, थर्ड वन इज़ इंफॉर्मेशनल लिसनिंग स्किल एंड फोर्थ वन इज़ क्रिटिकल लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो होती है वो हमारी बर्थ से भी बिफोर हो जाती है, यानी कि हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, जब हमारा बर्थ भी नहीं हुआ होता उससे भी पहले हम क्या आवाज़ें सुन रहे होते हैं, यानी कि वूम के अंदर हम आवाज़ें सुन रहे होते हैं। इसके अंदर क्या है हम ये तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मीनिंग है और या वर्ड है या फेज़ है, उनके बारे में हम नहीं समझ पाते, लेकिन हम क्या है अलग अलग आवाज़ों के बारे में ईज़िली समझ पाते हैं कि अलग अलग ये आवाज़ें हैं, एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ क्या है अलग है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो होती है हमारी चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अलग अलग तरीके की आवाज़ें पता चलती हैं। अब जो है हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम ये भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है या किस चीज़ से आ रही है। अब हम ये भी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि कोई मशीन है तो मशीन की आवाज़ अलग होगी, हम पहचान सकते हैं। कोई पक्षी वगैरह बोल रहा है तो उसकी आवाज़ अलग है तो वो भी हम पहचान सकते हैं। कोई गाना चला रखा है, भजन चला रखा है, यानी कि अब हम जब बड़े हो जाते हैं तो हर चीज़ की आवाज़ हम ईज़िली पहचान पा रहे हैं। या फिर जैसे कि कोई खुश है या कोई दुखी है या फिर एंग्री है या फिर कोई स्ट्रेस में है, यानी कि गुस्से में है, स्ट्रेस में है, तो उस तरीके से हम हर किसी की साउंड के अकॉर्डिंग ही वो समझ हम बना पाते हैं कि अब ये इंसान खुश है, अब ये इंसान दुखी है, अब ये इंसान क्या गुस्से में है। तो इस तरीके से जो है हम हर तरीके की आवाज़ को पहचानने लगते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या है, इन्वॉल्व करती है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड द मैसेज दैट आर बीन कम्युनिकेटेड। फर्स्ट हमारी डिस्क्रिमिनेटिव में हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करते किसी भी वर्ड की, लेकिन जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव है इसके अंदर अब हम वर्ड या फिर जो भी हमें सुनाई दे रहा है अब हम उसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि क्या हमें बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है। इसके अंदर जो है अगर सबसे पहले अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग सीखनी है तो आपके अंदर वोकेबुलरी डेवलप हो जानी चाहिए, यानी कि वर्ड वगैरह आप अच्छे से समझते हों, बोलते हों, वो आपके अंदर आ जाएगी। उस टाइम के बाद क्या है आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि कोई आपको क्या बोल रहा है, किस तरीके की साउंड है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज़ कॉम्प्लीमेंटेड by sub message from non-verbal communication such as the tone of the voice, gesture and other body language। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंदर क्या है हम मैसेज वगैरह को भी जो सब मैसेज है, एक तो मैसेज है उसके अलावा भी जो अलग मैसेज आ रहा है उसकी नॉन वर्बल
से, यानी कि उनके जेस्चर से, जिस तरीके से वो खड़े हैं या बोल रहे हैं या फिर उनकी टोन कैसी है, उससे भी हम क्या है समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या मैसेज कोई दे रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज़ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट ऑफ टू डिफरेंट पीपल लिसनिंग टू द सेम थिंग मे अंडरस्टैंड द मैसेज इन द टू डिफरेंट वेज। एक ही मैसेज है, दो अलग अलग इंसान सुन रहे हैं तो भी क्या है ये कॉम्प्लिकेशन जो है पैदा कर सकती है, यानी कि एक जो इंसान है उसी मैसेज को गलत समझेगा, एक जो है जो एक्चुअल में मैसेज था वो उसको वही समझ रहा है, यानी कि सेम वर्ड बोले गए, एक के लिए वो गलत है, एक के लिए उसने सही समझ लिया है। तो ये भी एक क्या है, एक मतलब कि कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन इसके अंदर, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग यानी कि When you listen to learn something, you are engaged in the information listening। जब भी आप कुछ चीज़ों को सुन रहे हैं सीखने के लिए, अब आप पढ़ रहे हैं तो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में लिखना है तो आप पढ़ रहे हैं, तो यानी कि जब भी आप कुछ भी सुन रहे हैं तो उस टाइम पर वो आप सीखने के लिए जब भी आप सुनेंगे तो उसको हम इंफॉर्मेशन लिसनिंग कहेंगे। दिस इज़ ट्रू इन मैनी डे टू डे सिचुएशन, द एजुकेशन एंड एट वर्क। व्हेन यू लिसन टू द न्यूज़, वॉच ए डॉक्यूमेंट्री, व्हेन ए फ्रेंड टेल यू द रेसिपी, और यू व्हेन यू आर टॉक्ड थ्रू द टेक्निकल प्रॉब्लम्स विद द कंप्यूटर, देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन लिसनिंग टू। यानी कि और भी एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल ये इस तरीके से, जब आप न्यूज़ सुन रहे हैं, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड को आप कोई रेसिपी बता रहे हैं या फ्रेंड आपको रेसिपी बता रहा है, तो इस तरीके से हम यानी कि कुछ भी चीज़ें हम सीखने के लिए अगर सुन रहे हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन लिसनिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होगी, इज़ अ मच मोर एक्टिव बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। जो हमने अभी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग पढ़ा है ये भी एक एक्टिव रोल है, लेकिन क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर और ज़्यादा एक्टिव रोल होगा इंडिविजुअल का, एंड यूजुअली इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व किया जाएगा, या फिर डिसीजन लेने के लिए हम जो है क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग इज़ ए स्कीम टू क्रिटिकल रीडिंग। ये जो है क्रिटिकल लिसनिंग जो है क्रिटिकल रीडिंग से जुड़ी हुई है। बोथ इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल लिसनिंग और जो क्रिटिकल रीडिंग है ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करने के लिए। बीइंग रिसीव्ड यानी कि जो कि रिसीव हुई है, वट वी ऑलरेडी नो और बिलीव्ड, और अलाइनमेंट करते हैं यानी कि जोड़कर देखते हैं जो हम पहले से ही जानते हैं उनके साथ। तो यानी कि हमारा जो क्रिटिकल लिसनिंग है इसके अंदर जो हम एंगेज करते हैं व्हाट यू आर लिसनिंग टू बाय आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चन सच एज व्हाट इज़ द स्पीकर ट्राइंग टू से। यानी कि ये जो हमारी क्रिटिकल लिसनिंग होती है इसके अंदर हम अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्पीकर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज़ द मेन आर्ग्यूमेंट बीइंग प्रेजेंटेड, क्या मेन आर्ग्यूमेंट है कि जो हमारे सामने दिखाया जा रहा है। हाउ डज़ व्हाट आई एम हियरिंग डिफ़र फ्रॉम माई बिलीफ, किस तरीके से जो मैं सुन रही हूँ और जो इसमें मैं विश्वास कर रही हूँ, मेरी नॉलेज है या मेरे ओपिनियन है, वो किस तरीके से अलग हैं इस चीज़ से। तो इन सब के लिए जो है क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ किया जाता है, क्रिटिकल लिसनिंग का यूज़ किया जाता है। ये हमारा टाइप ऑफ लिसनिंग कंप्लीट होता है। अब जो है हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स की, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम जिनके थ्रू लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। लिसनिंग स्ट्रेटजीज़ आर टेक्निक्स एंड और द एक्शन दैट प्रोवाइड डायरेक्टली टू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिकॉल ऑफ द लिसनिंग इनपुट। यानी कि जो भी हम सुन रहे हैं ये एक स्ट्रेटजी है, हमारी एक्शन है जो कि हमें डायरेक्टली ये बताएगी कि क्या हम सुन रहे हैं और किस तरीके से हम उसको जो है रिकॉल कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। लिसनिंग स्ट्रेटजीज कैन बी क्लासिफाइड बाय हाउ द लिसनर प्रोसेस द इनपुट। यानी कि लिसनिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं हम तभी क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से जो लिसनर है वो सुन रहा है। द लिसनर टैप्स इनटू बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक, द सिचुएशन और द कंटेंट्स, द टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड द लैंग्वेज। जो लिसनर होगा वो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड नॉलेज को देख रहा है टॉपिक की, या फिर सिचुएशन को या कंटेक्स्ट को, या फिर टाइप ऑफ टेक्स्ट और लैंग्वेज को। दिस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एक्टिवेट ए सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन that assist the listeners to interpret what he has heard and anticipate what he will hear next.
यानी कि ये क्या है, यही जो इसने टेक्स्ट सिचुएशन या फिर जो भी इसने टॉपिक वगैरह के बारे में सुना, अब यही डिसाइड करने में मदद करेगा कि क्या जो है सिचुएशन हमारी है और किस तरीके से जो है वो सुन रहा है, वो क्या किस तरीके से उसको समझ पा रहा है। दिस लिसनर आर द लिसनर बेस्ड ऑन लिसनिंग ऑफ द मेजर आइडिया का सुनना, प्रेडिक्ट करना यानी कि अनुमान लगाना कि आगे क्या होने वाला है, ड्राइंग एजम्पशंस अज्यूम करना कि क्या क्या चीज़ें हैं, कटिंग के अंदर कटिंग इंक्लूड करना, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी इस्तेमाल होती हैं जब भी कोई भी लिसनर जो है किसी भी मैसेज वगैरह को सुन रहा है। द लिसनिंग डिपेंड ऑन द लैंग्वेज ऑफ इन द मैसेज, जो हमारी सुनना जो हम सुन रहे हैं वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज यूज़ की जा रही है मैसेज के लिए, वर्ड साउंड ग्रामर जो भी यूज़ की जा रही है। दीज आर टेक्स्ट बेस्ड, ये हमारी टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। लिसनिंग फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजिंग कोगनेट्स या फिर रिकॉग्नाइजिंग द वर्ड ऑर्डर पैटर्न वगैरह। लिसनर्स हु फॉलो द स्ट्रेटजी दे प्लान एंड इवैल्यूएट देयर लिसनिंग, जो भी लिसनर है वो अगर स्ट्रेटजी उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या है, लिसनिंग को जो प्लान है और एंड इवैल्यूएट देयर लिसनिंग, वो प्लान करेंगे और फिर जो है लिसनिंग को इवैल्यूएट करेंगे। दे प्लान बाय डिसाइडिंग विच विल बी द बेस्ट लिसनिंग स्ट्रेटजी इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, कि कौन सी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। दे असेस बाय डिटरमाइनिंग वेदर दे हैव अचीव देयर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन गोल, कि क्या उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन गोल को अचीव कर लिया है या नहीं किया। तो लिसनिंग क्या है, लिसनिंग फॉर मीनिंग, यानी कि मीनिंग के लिए सुनना, यानी कि आपका पहले ही कोई पर्पज़ है उसके लिए आप सुन रहे हैं। दे शुड बी एक्टिव इन द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक, यानी कि आपको पहले ही बैकग्राउंड नॉलेज किसी भी टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। दे शुड अटेंड टू द पार्ट ऑफ द लिसनिंग इनपुट दैट आर मोर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पर्पज़ एंड इग्नोर द रेस्ट, मतलब मेन हमें ये पार्ट देखना चाहिए सुनते हुए कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे टॉपिक के रिकॉर्डिंग, और सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए। दे शुड सिलेक्ट टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन स्ट्रेटजीज that are appropriate to the listening task. Next one is they should check the knowledge while listening and when the listening task is ended, यानी कि जब भी वो सुन रहे हैं तो नॉलेज को चेक करें और साथ के साथ जब लिसनिंग टास्क हमारी ख़त्म हो रही है तो उस टाइम पर भी जो है ध्यान से सुने। ये हमारे जो है लिसनिंग फॉर मीनिंग, यानी कि मीनिंग के लिए हम अगर सुन रहे हैं तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए जब भी कोई आप मीनिंगफुल चीज़ें सुनना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ बीइंग ए गुड लिसनर। क्या क्या एडवांटेज है अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं। इफ़ यू लर्न हाउ टू लिसन टू अदर, द अदर विल लिसन टू वट यू हैव टू से एज वेल। दे विल रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू शो रिस्पेक्ट टू देम बाय लिसनिंग। अगर आप कुछ सुन रहे हैं किसी का तो आपको जब आप बोलेंगे तो वो भी आपका सुनेंगे, यानी कि ये एक रिस्पेक्ट गेन करने में भी हेल्प करेगा। यानी कि जब भी आप बात कर रहे हैं, पहले अगर आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो आप दूसरी बार जब दूसरा बोलेगा तो आप उसको सुने। बीइंग ए गुड लिसनर यू कैन लर्न मोर अबाउट द पीपल यू टॉक टू। अगर आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनके बारे में जानने की ज़्यादा, अगर आप अच्छे लिसनर होंगे तो आप जो है ज़्यादा उनके बारे में समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स एंड हैव ए बेटर लाइफ बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। आप जो है अपनी एक अच्छी लाइफ भी बिता पाएंगे, प्रोफेशनल भी और हमारी पर्सनल भी। नेक्स्ट आता है बाय बिकमिंग ए गुड लिसनर यू कुड इवन इम्प्रूव एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टेंस में जो है रिलेशनशिप उसको भी आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं। आप सामने वाले की भी सुने और सामने वाला आपकी भी सुने। नेक्स्ट आता है व्हेन पीपल विल सी दैट यू हैव बिकम मोर अटेंटिव टू व्हाट दे से दे विल ट्रीट यू बेटर एंड यू विल देन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है और आप सुन रहे हैं तो वो भी आपको क्या है और ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, और जिसकी वजह से क्या है आपकी इंपॉर्टेंस भी क्या है इंक्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हैविंग गुड लिसनिंग स्किल्स विल हेल्प यू इम्प्रूव कन्वर्सेशन स्किल। अगर आप अच्छी लिसनिंग रखते हैं तो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। और यू कुड ऑल्सो स्टॉप पॉसिबल कन्फ्लिक्ट इवन बिफोर दे स्टार्ट। और आप जो है पॉसिबल कन्फ्लिक्ट जो हो रही हैं, होने वाली हैं कि भाई आगे लड़ाई हो सकती है, आप उनको भी स्टॉप कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे लिसनर होंगे। स्ट्रेटजीज फॉर गुड लिसनिंग क्या है। बिफोर लिसनिंग, सुनने से पहले प्लान फॉर द लिसनिंग टास्क, सुनने के लिए पहले तैयार हो जाओ। वन शुड डिसाइड द पर्पज़ इन एडवांस वट वन वॉन्ट टू लिसन, पहले ही डिसाइड कर ले कि आपको क्या सुनना है।
वन शुड डिसाइड इफ़ मोर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड, कोई और पीछे की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी वो पहले ही कलेक्ट कर ले। वन शुड डिटरमाइन टू अटेंड द टू ओवरऑल मीनिंग और फोकस ऑन द वर्ड और फ्रेजेस, यानी कि वो पहले ही अपने आप को अटेंटिव कर ले कि आपको क्या है मीनिंग और फोकस कहाँ कहाँ रखना है, किस किस फेज पर रखना है, किस किस बात पर आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर लिसनिंग। फर्स्ट वन इज़ वन शुड कन्फर्म प्रेडिक्शन एंड चेक फॉर इनएक्यूरेट गैसेस, यानी कि जो हमने गैस वगैरह लगाए थे वो इनएक्यूरेट है हमारे, उनको चेक करें और कंफर्म करें कि क्या क्या प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट आता है वन शुड डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझे कि क्या अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। नेक्स्ट आता है वन शुड व्यू अगेन टू इंश्योर कॉम्प्रीहेंशन, दोबारा से उसको चेक करें कि क्या ज़रूरत है हमें कॉम्प्रीहेंशन की। वन शुड आस्क फॉर हेल्प इफ़ नीडेड, अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है तो वो किसी की हेल्प ले। नेक्स्ट आता है आफ्टर लिसनिंग और इवेल्युएट कॉम्प्रीहेंशन एंड स्ट्रेटजीज यूज़। फर्स्ट आता है वन शुड एसेस कॉम्प्रीहेंशन इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को वो समझे अच्छी तरीके से। वन शुड एवेल्यूएट ओवरऑल प्रोग्रेस इन लिसनिंग एंड इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिसनिंग टास्क, यानी कि उसको जो है लिसन करना चाहिए पर्टिकुलर टास्क या प्रोग्राम को, प्रोग्रेस को देखना चाहिए ओवरऑल क्या है। नेक्स्ट आता है वन शुड कम टू ए डिसीजन इफ़ द स्ट्रेटजीज यूज्ड वर सुटेबल फॉर द पर्पज़, अगर जो है स्ट्रेटजी सही थी तो उसको एक कंक्लूजन पर भी आ जाना चाहिए, डिसीजन पर भी आ जाना चाहिए। वन शुड मॉडिफाई स्ट्रेटजी इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो अपनी स्ट्रेटजी को क्या है मॉडिफाई कर दें। तो ये हमारी 3 स्ट्रेटजी थी, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, आफ्टर एंड आफ्टर लिसनिंग। नेक्स्ट आता है यूज़ जेन्युइन मटेरियल और सिचुएशन। वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि मटेरियल क्या होगा, रेडियो है, टेलीविज़न प्रोग्राम, पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट है जैसे कि एयरपोर्ट पे होती है, बसेस या ट्रेन में होती है, स्टोर्स में होती है, स्पीच और लेक्चर आप किसी का सुन रहे हैं, टेलीफोन कस्टमर सर्विस वगैरह की रिकॉर्डिंग, ये सारी क्या है वन वे का मटेरियल है कम्युनिकेशन का। वन वे में हेल्प क्या है स्टूडेंट, इट हेल्प द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द लिसनिंग गोल, लिसनिंग गोल क्या है ये पता लगाने में हेल्प करती है। अब जैसे कोविड की जो है ट्यून चलाई जा रही है फ़ोन वगैरह पे, तो उसका मेन मोटिव क्या है कि कोविड के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। नेक्स्ट आता है इट ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू लिसनिंग और टू अंडरस्टैंड मोस्ट और ऑल द मैसेज, यानी कि क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और ये डिसाइड करेगा कि कंटिन्यूस लिसनिंग करने में और अंडरस्टैंड करने में सारे के सारे मैसेज वगैरह को। इट हेल्प स्टूडेंट आउटलाइन प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस इन विच इंफॉर्मेशन में बी प्रेजेंटेड, यानी कि ये हेल्प करेगा स्टूडेंट को आउटलाइन करने में प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, यानी कि जो हो सकता है उन सीक्वेंस को बनाने में। इट हेल्प द स्टूडेंट आइडेंटिफाई की वर्ड फेजेज टू द लिसनिंग फॉर, यानी कि जिस के लिए वो सुन रहे हैं वो कीवर्ड वगैरह फेजेस वगैरह वो इजीली बना सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि जिसके अंदर दो लिसनर भी होगा और एक स्पीकर भी होगा। रादर ये क्या है, ये कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन है। द लिसनर फोकस ऑन द स्पीकर्स मीनिंग रादर देन द स्पीकर्स लैंग्वेज, जो स्पीकर बोल रहा है उसके मीनिंग को देखा जाएगा, ना कि उसकी लैंग्वेज क्या है वो फॉलो कर रहा है। द फोकस शिफ्ट टू द लैंग्वेज ओनली व्हेन मीनिंग इज़ नॉट क्लियर, जो फोकस होगा वो तभी शिफ्ट होगा लैंग्वेज पर जब जो है मीनिंग आपको क्लियर नहीं होगा। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टीचर एज ए टीचर एंड द टीचर एज ए ऑथेंटिक लिसनर इन द डायलॉग इन द प्यूपिल्स इन द पॉपअप स्क्रीन्स, यानी कि जो जैसे कि आपने ये देखा है कि सामने वाला क्या है, मान लेते हैं इंग्लिश बोल रहा है और आपको जो है इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर आप लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देंगे, उससे पहले आप ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको समझ आ रही है तो आप उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। लिसनिंग एक्टिविटी, व्हाट साउंड आर द सेम डिफरेंट, यानी कि क्या साउंड जो है सेम है और क्या डिफरेंट है। यूज़ पेपर, टीन शीट, एल्यूमिनियम फॉयल और एनी सब्सटेंस दैट कम इन शीट प्रोड्यूस साउंड इन द वेरियस वेज, यानी कि अलग अलग तरीके की आवाज़ें वो करती हैं जब भी हम उनको फाड़ रहे हैं या हिला रहे हैं या फिर रैप कर रहे हैं या फिर स्क्रैचिंग कर रहे हैं उनके ऊपर, तो अलग अलग आवाज़ दे रही हैं। वन चाइल्ड डज द एक्शन, द रेस्ट विद आइज क्लोज्ड हैव टू गेस हाउ द साउंड वॉज मेड, यानी कि एक बच्चा आवाज़ करेगा और औरों को कहा जाएगा कि किस तरीके से बच्चे ने आवाज़ की, ये बताओ आप। ठीक है, ये हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग विद द ग्रुप, ग्रुप के साथ शेयर करें, यानी कि एक बच्चों को क्या है सर्कल की फॉर्म में बिठा दें उनको
और फिर उनको कन्वर्सेशन करने के लिए कहा जाएगा। दे ऑल्सो शेयर जर्नल, डायरी, स्टोरी एंड मैथ एंड साइंस एक्सपीरियंस। इसके अंदर आप थ्योरी, ये स्टोरीज़ वगैरह, कहानियाँ वगैरह, या जर्नल जो हैं वो, या फिर कोई भी आप जो डायरी वगैरह, मैथ की बुक या साइंस एक्सपेरिमेंट वगैरह, इन सब को जो है आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस वगैरह को शेयर करने के लिए। फिर आता है कलर एक्सरसाइज। स्टूडेंट सिट फेस टू फेस विद a partner. One partner say a color green and the other responds green. One partner say the another color gray, तो another यानी कि ग्रे ही बोलेगा। आमने सामने बच्चों को बिठा दें, उसके बाद उनको कहें कि आप एक रंग बोलें, दूसरा बच्चा भी एक रंग बोलेगा, तो वो जो बोलेगा वो सेम होनी चाहिए। तो ये क्या, एक कलर एक्सरसाइज भी हो सकती है लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है एक्टिंग आउट ए स्टोरी, यानी कि कहानी को एक्ट करके दिखाएं। गुड लिसनर, अनदर गुड लिसनिंग एक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, प्रिटेंडिंग एंड पेंटोनोमिंग्स एंड द फिजिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। बच्चे जो हैं एक्टिवली इंजॉय करेंगे एंड ड्राइव ग्रेट प्लेजर व्हेन एक्टिंग इट आउट। और जब जो उसी स्टोरी को करेक्टर दिए जाएंगे बच्चों को, और वो जब उसको करके देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग जो है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है कंस्ट्रक्ट करने का, मीनिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। यानी कि ये क्या है, प्रोड्यूस करेगा, रिसीव करेगा और प्रोसेस करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को। चिल्ड्रन ऑफ्टन टॉक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग एट द टाइम दे आर डूइंग इट। बच्चे जो है बात कर रहे होते हैं, जब वो काम कर रहे हैं उसी टाइम पर वो उस चीज़ के बारे में भी देख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ ए प्राइवेट कमेंट्री ऑन देयर ओन एक्शन। तो ये प्राइवेट कमेंट्री कर रहे हैं अपने आप के ही बारे में कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं गंदा कर रहा हूँ। अपने आप ही वो काम भी करते रहेंगे और अपने आप ही वो जवाब भी देते रहेंगे। तो स्पीकिंग क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले, उसके अंदर क्या क्या होगा, प्रोड्यूस करेंगे, हम रिसीव करेंगे और प्रोसेस करेंगे, यानी कि जो भी हम मीनिंग वगैरह है उन सारी चीज़ों को। दिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ वेल नोन टू अस एज पेरेंट एंड टीचर सिंस ए लॉट ऑफ आवर टाइम इज स्पेंड मीटिंग चिल्ड्रन डिमांड। यानी कि बहुत सारा टाइम हमारा जो है बच्चों की डिमांड को पूरा करने में जाता है। तो ये जो है लैंग्वेज हम जो है कहाँ से, वेल नोन टू अस एज ए पेरेंट और टीचर से ही हम बच्चे जो हैं सीख रहे हैं। टीचर यूज़ द लैंग्वेज टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग दैट दे फाइंड क्यूरियस एंड अट्रैक्टिव। टीचर क्या है, ये कोशिश करता है कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलप की जाए, अटेंशन वो उस पर लाता है जो कि अट्रैक्टिव चीज़ होती है। नेक्स्ट आता है नीड ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। क्या हमें ज़रूरत क्या है स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने की, यानी कि एक इजी मीडियम है अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने का। इसके अंदर जो है बच्चा जो है लैंग्वेज लर्न कर पाएगा अगर उसको लैंग्वेज बोलनी आती होगी। ए पर्सन इन ओरल कम्युनिकेशन डू वंडर्स, फेमस लीडर आर इट्स एग्जाम्पल। जो फेमस लीडर होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। न्यू नॉलेज कैन बी गेन थ्रू द ओरल एक्सप्रेशन। ओरली जब आप बातचीत कर रहे हैं तो उससे हम नई नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, सुन रहे हैं जब आप उस टाइम पे। इलिटरेट पर्सन कैन कम्युनिकेट ओनली थ्रू स्पीकिंग। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो सिर्फ हमें कहाँ से सुन सकता है, कम्युनिकेशन या बोल कर ही वो जो है अपने बातचीत कर सकता है। स्पीकिंग फ्रॉम फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज़फुल फॉर डे टू डे लाइफ। जो स्पीकिंग है वो डे टू डे लाइफ के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो है यूज़फुल है। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन सीमेंटिंग द सोशल रिलेशन। मतलब कि हमारे जो सोशल रिलेशन हैं उनके लिए जो है एक काम करेगी जोड़ने का। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, यूज़ ऑफ वॉइस। इसके अंदर जो है इंटोनेशन और पॉजेस का यूज़ किया जाएगा मीनिंग को कन्वे करने के लिए। वॉल्यूम इसके अंदर होगी, लाउड वॉइस भी हो सकती है, हम पोलाइटली भी बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। इंटोनेशन यानी कि इंडिकेट द चेंजेस इन द स्पीच। जब आप बोल रहे हैं आपकी स्पीच हाई लो, मतलब हमारी स्पीच जो अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगी जब भी हम पूछ रहे हैं बोल रहे हैं। पिच जो होगी वो भी हमारी एक्सप्रेशन होगी इमोशन का। जब हम हाई पिच में बात कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हम एक्साइटेड होंगे, जब हम लो पिच में बात कर रहे होंगे तो हम सैड होंगे। पोज क्या है, पोज आर द मूवमेंट ऑफ द साइलेंस बिटवीन द फेजेस यूज टू सेपरेट आइडियाज़ एंड यूज फॉर होल्डिंग द अटेंशन। यानी कि आपने एक लाइन बोली फिर थोड़ा सा पॉज लिया फिर आप दूसरी लाइन बोल रहे हैं, जिससे जो आप उन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू द वे वर्ड आर सेड। किस तरीके से आप वर्ड बोल रहे हैं उसको हम प्रोनाउंसिएशन कहेंगे। प्रॉक्सिमिटी यानी कि इज़ द अमाउंट ऑफ पर्सनल स्पेस बिटवीन द पीपल
हु आर टॉकिंग, यानी कि क्या पर्सनल स्पेस है दोनों के बीच में, उसके बारे में है। नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट भी इसके अंदर किया जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के टाइम पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन टू मेक द स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन करेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि बच्चा सही से बोले। टू टीच द स्टूडेंट स्पीक विद द प्रॉपर इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीड, इनकी सही स्पीड पे बोले, प्रोनाउंसिएशन उनकी सही हो, इंटोनेशन यानी कि टोन वगैरह उसकी जो स्पीच जब वो दे रहा है वो डाउनवर्ड अपवर्ड वो सारी चीज़ें देखे। नेक्स्ट आता है टू टीच द स्टूडेंट यूजिंग द लैंग्वेज विद द प्रॉपर ग्रामर के साथ वो यूज़ करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए, ऑर्नामेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज वो कर पाए। उसके बाद आता है कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पोज वगैरह वो दे पाए, कन्वर्सेशन कर पाए, डेवलप कर पाए कन्वर्सेशन स्किल्स को, फ्लुएंटली वो बोल पाए, लगातार बोल पाए, टू डेवलप स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट आता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट, डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, पोएम। ये सारी चीज़ों के लिए हम लिसनिंग और स्पीकिंग कर रहे हैं। यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग आर द ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर। जब भी आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इन दोनों को इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा है। जब आप बोल रहे हैं तो आप दूसरा सुन रहा है, जब वो बोल रहा है तो आपको सुनना पड़ रहा है, तो इसलिए इनको हमेशा ही पेयर के अंदर किया जा रहा है। अब जो हम ये पढ़ेंगे कि डायलॉग वगैरह के अंदर किस तरीके से जो है यूज़ की जा रही है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को, या फिर स्टोरी टेलिंग वगैरह के अंदर, पोएम वगैरह के अंदर किस तरीके से हम जो स्पीकिंग स्किल का यूज़ कर पा रहे हैं। फर्स्ट आता है डायलॉग। डायलॉग क्या एक कम्युनिकेशन टूल है दैट अलाउ द पीपल टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट विदाउट पुटिंग देमसेल्फ अगेंस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, यानी कि दूसरों को सुनना और समझना वो क्या बोल रहे हैं। इन डायलॉग देयर इज़ ए नो डिफेंडिंग इन ऑफ द ओपिनियन, नो काउंटर पॉइंट, यानी कि कोई भी क्या है डिफेंड नहीं करेगा किसी के भी ओपिनियन को, ना ही कोई काउंटर पॉइंट वगैरह होगा। इंस्टेड यू लेट समवन टॉक एंड प्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट। इसके अंदर क्या होगा, आप किसी को बोलने का मौका देंगे। यू लेट देम फिनिश देयर आइडिया विदाउट इंटरप्रेटिंग और आस्किंग क्वेश्चन। वो अपना पूरा आइडिया बताएंगे बिना आप उनको रोके, आप उनको सुनेंगे। यू लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू डिफेंड योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आप उनको समझने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अपने पॉइंट को डिफेंड नहीं करेंगे। जब आपकी टर्न आएगी तब आप जो है अपनी टर्न पर बात करेंगे और अपने आप को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ये डायलॉग जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर जो है ये अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं कन्वर्सेशन के थ्रू, स्पोकन या फिर रिटन वे में भी डायलॉग हो सकते हैं। टाइप ऑफ डायलॉग, डायरेक्ट डायलॉग यानी कि कीप डिस्क्रिप्शन टू द मिनिमम, यानी कि हमारा जो डिस्कशन होगा या जो हम बोल रहे होंगे वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे होगा। इंटरपोलेटेड डायलॉग यानी कि सिलेक्ट ए लाइन और द टू एंड एड इंटरप्रिटेशन, और फिर उसके अंदर अपने आप ही जोड़ें। नेक्स्ट आता है मिस डायरेक्ट डायलॉग, यानी कि ट्राई टू शेक अप द सीन, यानी कि पूरा ही हिला, मतलब कि चेंज कर देना किसी चीज़ को। मॉड्यूलेटेड यानी कि यूज़ एवरी ट्रिक यू कैन टू एनरिच द स्टोरी, अपनी स्टोरी को बताने के लिए आप हर ट्रिक का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके के ये 4 टाइप के हमारे क्या हैं, डायलॉग हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग यानी कि लर्निंग थ्रू स्टोरी टेलिंग, आप सीख रहे हैं स्टोरी को बताकर। जो भी हमारी एशियंट आर्ट वगैरह है उनके बारे में आप प्रोजेक्ट वगैरह या फिर आप इमेज वगैरह को देखकर कुछ ना कुछ बता रहे हैं। यूजिंग ओरल लिटरेचर एज ए व्हीकल ऑफ द स्टोरी एंड द स्टोरी टेलर एज द ड्राइवर। हमारी जो ओरल लिटरेचर होगी वो एक व्हीकल की तरह काम करेगी और जो हमारा स्टोरी टेलर होगा, जो स्टोरी बता रहा है, वो हमारा एक ड्राइवर का काम करेगा। एडवांटेज क्या क्या हैं इसके अंदर? द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट आर मैनी एंड वेरिडी, अलग अलग हैं। स्टोरी टेलिंग जो है प्रेजेंट करेगी आइडिया और थॉट इन ए प्लेजरेबल वे, ब्रिंग द पीपल टुगेदर फॉर ए वार्म एंड द पर्सनल शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, यानी कि लोगों को इकट्ठा करने में हेल्प करेगी। लोग जो हैं सुनेंगे इकट्ठा बैठ के, उनको खुशी महसूस होएगी। ये सारी चीज़ें जो है स्टोरी करती है। बिसाइड enjoyment and motivation, there are other benefits. Storytelling help the student understand the story structure as they become exposed to different प्लॉट्स, कैरेक्टर एंड सेटिंग, यानी क्या है, एक हमारी स्टोरी जो है सिर्फ इंजॉयमेंट का काम नहीं करेगी, ये जो है अलग चीज़ों में भी बेनिफिट करती है। जैसे कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी के अंदर, तो उनके बारे में जानने में मदद करेगी कि किस तरीके से जो है स्टोरी का स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इनके अंदर भी क्या है स्टोरी जो है डेवलप करेगी, हेल्प करेगी लर्नर को जानने में।
ये जो है जो लिसनर होंगे उनको मोटिवेट भी करेगी। अगर अच्छी जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं, यानी कि उनका एक पीछे मोटिव छुपा होता है कि उस कहानी को बनाने का मोटिव ही क्या था, और वो जो मोटिव होता है वो ऐसा होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है कि काम करें, या फिर कोई डीमोटिवेटेड फील कर रहा है तो उसको मोटिवेटेड फील कराया जाए। Storytelling also develop listening comprehension and provide the opportunity for using visualized to create mental and emotional image. स्टोरी टेलिंग जो है हेल्प करती है डेवलप करने में कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग को भी, और ये जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि विजुअली आप जो है उस स्टोरी के बारे में मेंटली और इमोशनली जो है आप इमेज वगैरह दिखाएं उनको, फिर जो है वो लोग क्या है विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि किस तरीके से क्या होता है। स्टोरी टेलिंग कैन प्रमोट राइटिंग स्किल्स। अगर आप स्टोरी किसी को सुना रहे हैं तो उनके जो है राइटिंग स्किल भी अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। बच्चा जो है सुनकर ही जो है लिखना सीखता है और वो बोलना भी सुनकर ही सीखेगा। स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव द स्टूडेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि स्टूडेंट के जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। स्टोरी हेल्प यंग चिल्ड्रन टू डेवलप कंसंट्रेशन स्किल एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट द इमोशनल इंटेलिजेंस सच एज सिंपैथी, यानी कि जो यंग चिल्ड्रन होंगे उनके कंसंट्रेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में स्टोरी जो है मदद करेगी, और जो है उनकी इंटेलिजेंस जो है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करेगी। नेक्स्ट आता है पोएम। स्टूडेंट और टीचर नीड टू डेवलप पॉजिटिव एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप इन एन इफेक्टिव क्लासरूम। इनके जो स्टूडेंट और टीचर होते हैं एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेंगे क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट आता है देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इंट्रोडक्टरी पर्पज़ एंड थ्रू आउट द ईयर टू बिल्ड एंड मेंटेन द पॉजिटिव रिलेशनशिप इन द क्लासरूम, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन रखने के लिए बहुत सारी तरीके हैं जो कि बच्चे को क्या है पॉजिटिवली रहने में मदद करेंगे और टीचर को भी। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि कोई पोएम वगैरह है, आप कोई पोएम का एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हैं। पोएम जो है अलग अलग तरीके से हेल्प करेगी हमें, वही है जैसे कि समझने में मदद करेगी कि पोएम का क्या वो है मोटिव है, किस तरीके से पोएम को के अंदर क्या क्या रिदम वगैरह को फॉलो किया जा रहा है, क्या प्रॉपरली स्ट्रेस वगैरह जो रिदम है इंटोनेशन वगैरह ये सिखाने में हेल्प कर रही है। तो रिदम इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जब भी रिदम में कोई बच्चा गा रहा है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है इम्प्रूव होती चली जाएगी, उसकी इंग्लिश जो है अच्छी होती चली जाएगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट द चाइल्ड कॉमन यूजफुल वोकैबुलरी बैंक रिदम आर रिटन इन द मॉडर्न इंग्लिश सो दैट व्हेन द पीपल रिकॉल any line which he had learnt, he is recalling all the line which could occur in everyday conversation। यानी कि ये हमारी मॉडर्न इंग्लिश में लिखी गई हैं सारी पोएम, और ये जो पोएम है अगर आप एक लाइन को रिमाइंड करेंगे तो आप जो है पूरी की पूरी एवरीडे कन्वर्सेशन के अंदर इन लाइन्स को जो है रिकॉल कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ द पोएम इन द क्लासरूम एक्टिविटी। पोइट्री इम्प्रूव्स वोकैबुलरी ऑफ द चाइल्ड। पोइट्री के थ्रू जो है वोकैबुलरी बच्चों की इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट आता है पोइट्री गिव यू न्यू आइडियाज़। नए नए आइडिया आपको पोइट्री के थ्रू मिल सकते हैं। पोइट्री इज़ द फन। पोइट्री जो है एक फ़न है, बच्चे जो एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आता है पोइट्री मेक यू थिंक। पोइट्री जो है एक आपको सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या इसका मोटिव था, किस तरीके से सरप्राइज़ आ रहा है पोएम वगैरह के अंदर, किस तरीके से के सिचुएशन चल रही है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है शॉर्ट प्ले और रेसिटेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है शॉर्ट प्ले कौन से होंगे या पोइट्री रेसिटेशन वगैरह क्या चीज़ें हैं। रिसाइटिंग फ्रॉम मेमोरीज और ए फॉर्मल रीडिंग ऑफ द वर्ड्स और द थिंग राइटिंग बिफोर एन ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के पास जाने से पहले आप जो है मेमोरी वगैरह या फॉर्मल रीडिंग वगैरह के थ्रू जो है या फिर राइटिंग वगैरह आप कर जो है प्रेजेंट करेंगे, उसको रिसाइट करेंगे। पोइट्री रेसिटेशन इज़ ए लिटरेरी वर्क वेयर आइडिया एंड फीलिंग, जो पोइट्री है उसके क्या क्या आइडिया हैं, क्या क्या फीलिंग वगैरह हैं, किस तरीके से वो बोली जा रही है, कौन सा रिदम स्टाइल है, कौन से स्टाइल्स को यूज़ किया जा रहा है, क्या रिदम है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेगी। बेनिफिट क्या होते हैं पोइट्री और रेसिटेशन के। पोइट्री एंड रिदम हेल्प इन डेवलपमेंट। रिदम को हेल्प करती है डेवलप करने में। छोटा बच्चा होता है जो एक ही लाइन को मतलब एक पोएम दी जाती है 4 लाइन की 5 लाइन की और उसको जो है वो रिपीट करता है, तो एक रिदम सी बनाता है वो, साथ के साथ जो है वो और डेवलप कर पाता है, उसकी नई वोकैबुलरी नए वर्ड्स उसके अंदर ऐड कर पाता है। पोइट्री एंड रिदम हेल्प इन डेवलपमेंट फोनिक अवेयरनेस। फोनिक अवेयरनेस को जो है हेल्प करता है, यानी कि पिच वॉइस हमारी किस तरीके की है, इन चीज़ों के ऊपर वॉल्यूम कैसी होनी
आनी चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने में मदद करता है, डेवलप करने में मदद करता है। हेल्प इन डेवलपमेंट मेमोराइजेशन स्किल्स, यानी कि याद करने में कि कौन सा पैटर्न पहले आएगा, फिर क्या सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, उसको लर्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन डेवलपना एक्सप्रेशन स्किल्स, यानी कि गाते हुए उस पोएम को किस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को, सेल्फ एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं, क्रिएटिव वर्ड्स का और इमोशन किस तरीके से हम मैसेज पास कर सकते हैं। फिजिकल अवेयरनेस के लिए ये भी काम करता है, यानी कि हमारी ब्रेथ कोऑर्डिनेशन या फिर मूवमेंट ऑफ द माउथ एंड अदर फिजिकल जेस्चर, उनकी मूवमेंट को भी ये इंक्लूड करता है। इन एडिशन बोन्स आर प्रैक्टिस पोइट्री रेसिटेशन इज दैट द लर्नर गेन कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक स्पीकिंग। अब लर्नर जो है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है अगर वो रिसाइटेशन या फिर पोइट्री वगैरह कर रहा है। वो जो है अपने आप अपने जो स्किल हैं उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। स्टूडेंट फाइन टर्न देयर क्लोजर रीडिंग मास्टरी इफेक्टिव स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स एंड इम्प्रूव देयर फोकस ऑन द मेमोरी, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो इजीली कर पाता है। पोइट्री रेसिटेशन इज़ प्रोडक्टिव बट इट इज़ स्टिल रेलेवेंट इन कंटेम्परेरी एजुकेशन। इसको जो है ये क्या एक प्रोडक्टिव है, लेकिन इसको फिर भी ज़रूरत है हमें कंटेम्परेरी एजुकेशन के अंदर। स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल एंड द लैंग्वेज आर सेटिस्फाइड बट मोर इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट आर डेवलपिंग स्किल्स दैट सर्व्स अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन, यानी कि बियॉन्ड दस द ट्रेडिशनल पोइट्री रिसिटेशन इज स्टिल इफेक्टिव इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आज भी ये जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एडवांटेज क्या है, ये टाइम सेव करती है, आप जो है जल्दी जल्दी जो है मैसेज को ओरली जो है इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। मोर पावरफुल होती है, ये आपको जो है वोकेबलरी वगैरह के अंदर डेवलप करने में हेल्प करती है, ये जो है ट्रांसमिट करती है मैसेज को ओरली। इफ़ेक्टिवनेस होती है, यानी कि जो आप टोन या पिच या इंटेंसिटी ऑफ वॉइस जो आप यूज़ कर रहे हैं वो हमारी इफ़ेक्टिव होती है। मोर सूटेबल होती है, यानी कि जो हमारा मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं ओरली वे से तो वो ज़्यादा ही सूटेबल तरीके से हम कर पा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम ओरल इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो हम इजीली जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं। ईजीनेस होती है, इट इज़ ईजी सो ईजी मेथड फॉर कम्युनिकेशन, इट नीड्स लिटिल प्रिपरेशन टू सेंड ए मैसेज, बहुत ही कम जो है आपको मैसेज सेंड करने के लिए कोई प्रिपरेशन वगैरह करनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशनल होती है ये ओरल। नेक्स्ट आता है मेंटेन सीक्रेसी, यानी कि जो कंपनियां वगैरह होती हैं ओरल कम्युनिकेशन के अंदर सीक्रेसी जो है मेंटेन की जाती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है इनका, ये एक्सपेंसिव होती है, इनएक्यूरेसी होती है इनके अंदर, कंफ्यूज्ड स्पीच वगैरह होती है, नो लीगल वैलिडिटी, इनकी वैलिडिटी वगैरह कुछ नहीं होती, इनको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, डिफेक्टिव होती हैं, यानी कि इनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट पाया जाता है। सीक्रेसी जो है लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि सीक्रेट वगैरह जो है ज़्यादा नहीं किए जा रहे। क्रिएटिव मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार जो है हमारा मैसेज जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर देता है। शॉर्ट प्ले क्या होता है, ए प्ले इज़ ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिटन बाय ए प्ले राइट usually consisting a dialogue between the character intended and the theatrical परफॉर्मेंस रादर देन जस्ट रीडिंग, यानी कि इसके अंदर क्या है आप एक थिएटर की तरह परफॉर्मेंस देंगे, उसको हम क्या है शॉर्ट प्ले कह रहे हैं। ये एक जो है राइटर के द्वारा लिखा जाता है, इसके अंदर डायलॉग वगैरह होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ब्रिंग आउट द रोल प्लेड बाय द पीपल इन ए प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग जो है काम कर रहे हैं उसको बताना। हेल्प इन द लर्नर टू कॉम्प्रीहेंस देयर एटीट्यूड फीलिंग ओन एटीट्यूड फीलिंग एंड बिहेवियर, यानी कि अपने कॉम्प्रीहेंड करें कि कैसा उनका एटीट्यूड है, क्या फीलिंग है, क्या बिहेवियर वो कर रहे हैं। एनकरेज करना लर्नर्स को कि उनकी मॉडिफिकेशन और नेगेटिव एटीट्यूड को जो है चेंज किया जा सके। स्टेप्स टू बी टेकन, यानी कि क्या क्या स्टेप होंगे, पहले जो है डिफ़ाइन करो रोल प्ले कि क्या हमारा रोल होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रोल हमें करना है। फिर लर्निंग के ऑब्जेक्टिव देखें कि किस तरीके से हम जो है रोल प्ले से क्या बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर उसको डिस्कस करें, वेरीफाई इश्यूज़, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं बिहेवियर के अंदर, उन सबको देखें। फिर उसके बाद जो है टीचर जो है सिलेक्ट करेगा कि कौन कौन लर्नर जो है परफॉर्म करेंगे उस रोल को। फिर टीचर शुड चूज़ द एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी और रिहर्सल नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम करानी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ रोल प्ले इन डेवलपिंग द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, यानी कि क्या क्या किस तरीके से ये जो है बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। फिर ये देखेंगे हम। नेक्स्ट आता है इन बिगिनिंग इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द टीचर टू ब्रिंग इन द नॉलेज इन द लर्नर and the subject matter he wish to teach both the mother tongue as well as in the English, यानी कि इंग्लिश के अंदर भी और मदर टंग लैंग्वेज के अंदर भी बच्चों को जो है प्ले वगैरह के बारे में क्या क्या मोटिव है ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम प्ले को करेंगे।
फिर हम जो है प्ले को प्लेस करेंगे। जो प्ले होगा वो जो है हमारा सिंपली ग्रीटिंग हो सकता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से शुरू हो सकता है, गुड नाउन या गुड नाइट या गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, ये सारी चीज़ों का हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्डिंग टू स्टाइल, टोन एंड द रजिस्टर्ड ऑफ लैंग्वेज। इसके अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मली है। स्टाइल जो है एक एसेंशियल होता है एस्पेक्ट ऑफ राइट टू एक्सप्लोर, यानी कि आप लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्टाइल ए यंग राइटर कैन एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है यंग राइटर जो होंगे वो अपना ओपिनियन वगैरह को एक्सप्रेस कर लेंगे। टोन जो होगी, देयर इज़ सम टाइम कन्फ्यूज एज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टोन इन स्पीकिंग। टोन का कई बार जो है अलग मीनिंग भी हो सकता है, फ़नी हो सकती है, सीरियस हो सकती है, एंग्री भी हो सकती है, पर्सनल नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इसके अंदर टोन के अंदर। टोन वर्क एज इन ए स्पोकन टेक्स्ट इन मच द सेम वे एज इट इज़ डन इन द रियल लाइफ। ये जो रियल लाइफ में काम कर रही है इसी तरीके से जो है ये स्पोकन फॉर्म में भी काम कर सकती है। टोन जो है डिलीवर करती है इन ए फॉर्म ऑफ सिंटेक्स और यूजेज, इमेजेस और जो हमारी सिम्बोलिज्म होते हैं इनके अंदर हम टोन का यूज़ कर सकते हैं। टोन कैन बी कंपेयर्ड टू डिफरिंग एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अलग अलग एटीट्यूड क्या है उनके लिए भी टोन का इस्तेमाल हो सकता है। टोन एंड द वॉइस आर द टू फीचर ऑफ राइटिंग दैट गो हैंड इन हैंड टू क्रिएट द स्टाइल एंड द एटीट्यूड ऑफ द पर्सनैलिटी। ये जो है टू वे है, हैंड इन हैंड कर सकते हैं हम इसको एटीट्यूड और स्टाइल और पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट हमारा था डिफाइन रजिस्टर। हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट इन राइटिंग। राइटिंग के लिए ये रजिस्टर क्या है, इम्पोर्टेंट किस तरीके से, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रजिस्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कंपोजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्पोकन टेक्स्ट, यानी कि जो स्पोकन टेक्स्ट है उसको रिस्पॉन्ड देना या कंपोज करना, ये हमारा जो है रजिस्टर कहलाएगा। इसके अंदर जो है कंसेप्ट के अंदर दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर को। एक हमारा फॉर्मल हो सकता है, एक हमारा इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल जो होगा उसके अंदर करेक्ट ग्रामर का यूज़ किया जाएगा और जो भी स्लैंग वगैरह होंगी उनको अवॉइड किया जाएगा, यानी कि आप किसी को गाली वगैरह नहीं देंगे। इस टाइप के टेक्स्ट के अंदर जो है आप जो एक फॉर्मल रजिस्टर बनाएंगे जिसके अंदर जो है फॉर्मल स्पीच का ही इस्तेमाल किया जाएगा और फ्रॉम योर प्रिंसिपल ऑफ स्पीच एंड माइट बी द प्राइम और माइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो हमारी इस फॉर्मल स्पीच होगी वो हमारी जो है प्रिंसिपल ऑफ स्पीच होगी और ये जो है प्राइम मिनिस्टर को भी दी जा सकती है। बेस्ट वे होता है इसको डिटरमाइन करने का, कंपोज करने का, दैट यू शुड हैव द फॉर्मल रजिस्टर इज टू कंसिडर द ऑडियंस एंड द पर्पस, यानी कि ऑडियंस और पर्पस देखकर ही आप जो है फॉर्मल इनफॉर्मल रजिस्टर को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर आपको कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर वगैरह सारी करेक्ट हो, तो इसके अंदर जो है हम यूज़ कर सकते हैं स्लैंग वगैरह का, अगर बीच बीच में यूज़ करना चाहें तो। ये जो है हमारी नॉर्मली फ्रेंड और से बात वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि अकॉर्डिंग टू 5 स्टाइल होते हैं स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू मेरिटिन जॉब। अब वो क्या है, फ्रोजन यानी कि स्टैटिक रजिस्टर होता है, यानी कि जो प्रिंट होगा हमारा, जैसे कि बाइबल वगैरह होती है उनके अंदर लिखा होता है कोटेशन वगैरह, तो वो हम सेम की सेम ही वर्डिंग यूज़ करते हैं, हम बीच बीच में चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल के अंदर हमारा आता है नो इंटरप्रिटेशन, टेक्निकल वोकेबुलरी वगैरह, एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह इसके अंदर फॉलो की जाएंगी। कंसल्टेटिव यानी कि 2 वे पार्टिसिपेशन किया जाएगा इसमें। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड, प्रायर नॉलेज इज़ नॉट अज्यूम्ड, पहले की नॉलेज जो है अज्यूम नहीं किया जाएगी, पहले से ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट आता है कैजुअल। इन ग्रुप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा। कैजुअल आता है, कैजुअल के अंदर आएगा इन ग्रुप फ्रेंड और एक्वेंटेंस नो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड, कोई बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी जाएगी। दिस इज़ कॉमन अमंग द फ्रेंड इन द सोशल सेटिंग वगैरह के अंदर जो है ये अलाउड है, यानी कि इमिटेटिंग यानी कि इंटोनेशन वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि वर्डिंग और ग्रामर वगैरह कैसी है। प्राइवेट वोकेबुलरी वगैरह को देखा जाएगा। नॉन वर्बल मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट आता है सम काइंड ऑफ राइटिंग आर ऑलवेज रिटन इन फॉर्मल इंग्लिश। कुछ ऐसी राइटिंग होती है जो हमेशा ही रिटन की जाएंगी इन फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, मतलब फॉर्मल राइटिंग के अंदर हम इसको लिखेंगे। फर्स्ट आता है बिजनेस लेटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, सम एसे, रिपोर्ट, ऑफिशियल स्पीच, अनाउंसमेंट, प्रोफेशन वगैरह, ये सारी हमेशा ही फॉर्मल वे में लिखी जाएंगी। देयर आर मैनी रूल्स ऑफ राइटिंग द फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि डू नॉट यूज़ द कॉन्ट्रडिक्शन को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि कैन नॉट इंस्टेड ऑफ कांट की जगह
पे हम कैन नॉट का ही इस्तेमाल करेंगे। हैव नॉट इंस्टेड ऑफ हैवंट, हैवंट नहीं लिखेंगे अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उसमें ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आता है इज़ नॉट ही लिखेंगे, इजंट नहीं लिख सकते फॉर्मल अगर हम कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं। स्पेल आउट नंबर लेस देन 100, जैसे कि 99, 20 या फिर 6, इस तरीके से हम जो है वर्ड को स्पेल करेंगे। नेक्स्ट आता है राइट इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा राइटिंग होगी वो थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। यूजुअली डू नॉट यूज़ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अनलेस इट इज़ कोटेड। आई अवॉइड करेंगे हम आई, वी, यू और अस का यूज़ करना। नेक्स्ट आता है अवॉइड यूजिंग टू मच ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज़ करना भी बहुत कम करना है हमें। अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स, यानी कि स्लैंग वगैरह होंगे, क्लिचेस वगैरह होंगे, इनका हम जो है आइडम्स वगैरह होंगे, इनका जो है हाइपरबोलास वगैरह इनका यूज़ नहीं करेंगे। अवॉइड एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स, यानी कि एब्रीविएशन वगैरह का यूज़ हम नहीं करेंगे। जिसे फ्लुएंजा का FLU होती है डॉट, तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, हम पूरा फ्लुएंजा ही लिखेंगे। डू नॉट स्टार्ट सेंटेंस विद लाइक और सो बट ऑल्सो, इनसे हम अपना सेंटेंस कभी भी शुरू नहीं करेंगे। ऑलवेज राइट ए कंप्लीट सेंटेंस, राइट लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल लैंग्वेज रजिस्टर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, स्लैंग और क्लिचेस का लिख सकते हैं, फिगरेटिव फिगर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंबल्स लिख सकते हैं, एक्रोनिम्स लिख सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं हमारे पैराग्राफ या नो पैराग्राफ में भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा जो है 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने जो 4th चैप्टर के अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स या अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।